जरा सोचिए, एक दिन आपको कोई फोन आता है और उधर से सामने से कोई कहता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया है और अब आपको किसी भी पल गिरफ्तार किया जा सकता है। आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई, सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। आप क्या करेंगे? ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि दिल्ली के 78 साल के एक रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा जी की है। और ये कहानी बिल्कुल असली है, जिन्हें उनके ही घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और उनकी तो पूरी जिंदगी भर की कमाई थी, करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड्स ने उनको डिजिटल अरेस्ट के नाम पे हड़प लिए। और कहा तो ये जा रहा है कि ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन लूट की कहानी है। तो आइए समझते हैं ये सारी शुरुआत आखिर कहां से हुई। 1 अगस्त 2025 को नरेश मल्होत्रा जी को, जो कि साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क के रहने वाले हैं, वो अपनी सर्जरी से उबर रहे थे और 1 अगस्त 2025 की शाम उनके लैंडलाइन पे एक कॉल आती है। उधर से एक महिला फोन पे बताती है कि मैं एयरटेल के हेडक्वार्टर से बोल रही हूं और आपका जो लैंडलाइन नंबर है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। यह बात जब तक कुछ वो आगे बोलती, उस महिला ने कॉल एक दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर दी, जिसने खुद को मुंबई पुलिस का ऑफिसर बताया। और जब उस मुंबई पुलिस वाले ऑफिसर ने बात बताई तो उन्होंने बताया कि मुंबई में एक खाता खोला गया है जिसका सीधा कनेक्शन एक बहुत बड़ी टेरर फंडिंग से है। अब आप ही सोचिए, यह सुनकर एक 78 साल के बुजुर्ग की क्या हालत हुई होगी। उनके तो पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। और उसने यह भी कहा कि आप NIA एक्ट के तहत फौरन गिरफ्तार होंगे। जब ये धमकी किसी को दी जाए तो आदमी डर जाता है। डर और घबराहट में ही नरेश जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपराधियों से यहां तक कहा कि मैं जाके खुद हौज खास जो पुलिस स्टेशन है जाकर मैं सरेंडर कर देता हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ करा नहीं है। लेकिन उन शातिर अपराधियों का जो प्लान था वो तो कुछ और ही। देखिए, समझिए डिजिटल अरेस्ट क्या है। यहीं से कहानी का सबसे डरावना चैप्टर शुरू होता है। ये अपराधी कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। साफ साफ समझ लीजिए, ये कोई कानूनी तरीका नहीं है, बल्कि साइबर क्रिमिनल्स का बिछाया एक मनोवैज्ञानिक जाल है। अपराधियों ने नरेश जी से कहा कि अगर वो जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उन्होंने स्काइपे पर एक वीडियो कॉल की शुरुआत की। स्क्रीन पर वर्दी पहने लोग बैठे थे जो खुद को CBI और ED के बड़े अधिकारी बता रहे थे। उन्होंने नरेश जी को यह यकीन दिलाया कि यह एक टॉप सीक्रेट जांच है और वो इस बारे में किसी और को ना बताएं, अदरवाइज और किसी से भी संपर्क ना करें तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनका परिवार भी खतरे में पड़ जाएगा अगर उन्होंने ये जो जानकारी है डिजिटल अरेस्ट वाली किसी के साथ साझा करी। अगले 1.5 महीने तक, यानी 1 अगस्त से 16 सितंबर 2025 तक नरेश मल्होत्रा जी अपने ही घर में एक डिजिटल कैदी बनकर रह गए। उन्होंने 24 घंटे वीडियो कॉल पर रखा जाता था। वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन पर पूरी नजर रखी जाती थी। उन्हें अपनी ही दुनिया में सबसे काट दिया गया था। अपराधियों ने डर और अकेलेपन का एक ऐसा माहौल बना दिया था कि नरेश जी सोचने और समझने की हालत में ही नहीं थे। वो दिमागी तौर पर पूरी तरह इन अपराधियों के गुलाम बन। इसको कहा जा रहा है 23 करोड़ की महालूट। एक बार जब नरेश जी दिमागी तौर पर पूरी तरह टूट गए तब शुरू हुआ लूट का असली खेल, यानी पैसा। उन्होंने नरेश जी से कहा कि जांच के लिए उनके सभी एसेट्स जो होते हैं उनको वेरीफाई करना जरूरी है। उन्हें अपने बैंक अकाउंट्स, FDs, लॉकर, स्टॉक्स की सारी जानकारी शेयर करने पे मजबूर कर दिया गया। अपराधियों ने उन्हें यहां तक डराया कि सारा पैसा जो है आपका आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और इस पैसे को साफ करने के लिए RBI के एक सुरक्षित सरकारी खाते में ट्रांसफर करना होगा। और झांसा यह दिया कि जांच पूरी होते ही सारा पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। डर के मारे बेचारे नरेश जी वही करते गए जो उनसे कहा गया। 4 अगस्त से शुरू होकर अगले कई हफ्तों तक उनसे 21 से ज्यादा ट्रांजैक्शन के जरिए अलग अलग बैंकों के खातों में ट्रांसफर कराए गए पैसे। सेंट्रल बैंक से 9.68 करोड़, HDFC बैंक से 8.34 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक से 4.9
90 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर लगभग 22.92 करोड़ रुपए अपराधियों के जाल में फंस गए। देखिए, ये कोई छोटी मोटी ठगी नहीं थी, ये एक हाईटेक डकैती थी। अपराधियों ने इस पैसे को 4000 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स में घुमाया ताकि पुलिस के लिए मनी ट्रेल जो है वो ट्रेस कर पाना असंभव हो जाए। जब तक नरेश जी को होश आया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तब तक उनकी जिंदगी की सारी जो जमा पूंजी थी वो लुट चुकी। नरेश मल्होत्रा जी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक चेतावनी है। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का वो चेहरा है जो सीधे आपके डर पर वार करता है। अपराधी पुलिस, सीबीआई, ईडी जैसे बड़े नाम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम इन नामों से डरते भी हैं और इन पर भरोसा भी कर लेते हैं। वो हमारी इसी भावना का फायदा उठाते हैं। ये स्कैमर, ये जो स्कैम्स होते हैं, सिर्फ हमारा पैसा नहीं लूटते, यह हम सिस्टम पर से हमारा भरोसा भी तोड़ देता है। हमारे समाज के बुजुर्ग जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा घुले मिले नहीं है और अक्सर अकेले रहते हैं, वो इन अपराधियों का सबसे बड़ा आसान और सबसे बड़े निशाने पर होते हैं। हाल ही में कर्नाटक में एक बीजेपी के सांसद थे, उनकी पत्नी से भी इसी तरह 14 लाख रुपए ठग लिए गए थे। एक और दर्दनाक मामले में 70 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रहने के बाद एक महिला डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये दिखाता है कि मानसिक तनाव कितना जानलेवा हो सकता है। अब बात करते हैं खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाएं। तो सवाल यह उठेगा कि इस तरीके के फ्रॉड से कैसे बचें। जानकारी और सावधानी यही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। देखिए, इन बातों को आप गांठ बांध लीजिए। पहली बात तो पहचाने। सबसे पहले जरूरी बात यह है, समझ लें कि भारत की कोई भी एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई, एनआईए आपको व्हाट्सएप या स्काइप पर कॉल करके या गिरफ्तार करके इंटेरोगेट नहीं कर सकते। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी चीज हमारे भारत के संविधान में है ही नहीं। यह 100% स्कैम है। फिर अगर कोई ऐसी कॉल आती है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सीधे कॉल कट कर दें। अगर कोई खुद को सरकारी अफसर बता रहा है तो उस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हेल्प नंबर निकालकर उसको खुद कॉल करें, दावे को वेरीफाई करें, उनसे नाम, आईडी नंबर और एफआईआर मांगे। कोई भी ऑनलाइन इस तरीके की चीजें नहीं की जाती हैं। और अगर फिर भी आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है तो तुरंत जाएं 1930 पर, नहीं तो जाएं वेबसाइट cybercrime.gov.in। और फिर वही बात, कभी किसी के साथ किसी प्रकार का ओटीपी शेयर ना करें। हालांकि मैं नरेश मल्होत्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पूरे मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस की जो साइबर यूनिट है आईएफएसओ को दी और उन्होंने एक्शन लेते हुए लगभग 12.11 करोड़ रुपए फ्रीज कर लिए हैं। उम्मीद है वो उनको जल्दी मिल जाए और हम सब भी ये दुआ करते हैं कि नरेश जी को कुछ धन जरूर वापस मिल जाए। लेकिन आप ये सोचिए, क्या ये लड़ाई सिर्फ नरेश जी की है? नहीं, ये लड़ाई हम सब की है। ये अपराधी हर दिन हमें फंसाने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है, जागरूकता। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मेरी आपसे बस यही एक गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और खासकर अपने घर के बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को लुटने से बचा ले। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपके या आपके अपने किसी के साथ भी ऐसी कोई फ्रॉड कॉल हुई या कोई ऐसी घटना हुई जिसका एनालिसिस मैं कर सकूं और बता सकूं आखिर इस घटना के साथ क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नो विद्या बाई रिकी।